दोहराई कार्य को आगे बढ़ाते हुए हम कृति का अगला चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है जॉर्ज पंचम की नाक। ठीक है, इसके लेखक कौन है? कमलेश्वर। ठीक है, तो जॉर्ज पंचम की नाक, ये मसला जो है काफी टाइम से चल रहा था दिल्ली में। ठीक है, तो इसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। देखिएगा ध्यान से इस कहानी को, इस पढ़िएगा, समझिएगा। प्रस्तुत कहानी में उस समय की भारतीय सरकार की मानसिकता व्यक्त की गई है। वर्षों से हम जिनके गुलाम रहे, हम किसके गुलाम रहे हैं? अंग्रेजों के। उन अंग्रेजों के भारत से चले जाने पर भी हमारी मानसिकता परतंत्रता की बनी हुई है। ब्रिटेन की ठसक इतनी है कि वहाँ की रानी एलिजाबेथ, ब्रिटेन की रानी कौन थी? रानी एलिजाबेथ के भारत आने पर अपने कामकाज छोड़कर उनके आगमन की तैयारी और स्वागत में संपूर्ण सरकारी तंत्र लग जाता है और जॉर्ज पंचम की टूटी नाक लगाने के लिए अपनी नाक काटने को तत्पर दिखाई देता है। इस प्रकार यह व्यंग्य प्रधान कहानी है। रानी एलिजाबेथ के आगमन पर हड़कंप। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ भारत पधारने वाली थी। उनके आगमन की चर्चा रोज लंदन के अखबारों पर हो रही थी। तैयारियां चल रही थी। रानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर कौन सा सूट पहनी थी। ठीक है ना, ये तैयारी चल रही थी कि आखिर रानी जो है हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर कौन सा सूट पहनेगी। इसे लेकर उनका जो दर्जी था वो काफी परेशान था। उनके आने से पहले रानी के सेक्रेटरी आदि सुरक्षा की दृष्टि से दौरा कर लेना चाहते थे। फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। इंग्लैंड के अखबारों में भी जो खबरें छपती थी वे सब खबरें दूसरे दिन हिंदुस्तानी अखबारों में चिपकी हुई नजर आती थी कि रानी ने हल्के रंग का एक सुंदर सूट बनवाया है, जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगवाया गया है, जिसका खर्च जो है वो 400 पाउंड आया है। फिर तो रानी के नौकरों, बावर्चियों, खानसामों क्या होता है? खानसामों होता है रसोइये का जो प्रमुख होता है, रसोइये का यानी कि उनकी जो रसोई संभालता था, जो उसका हेड था वहां का। ठीक है ना, तो खानसामों और अंगरक्षकों की पूरी जीवनियां, अंगरक्षक जो उनके बॉडीगार्ड्स थे की पूरी जीवनियां अखबारों में छपने लगी। यहाँ तक कि शाही महल के कुत्तों को भी कुत्तों की भी तस्वीरें जो थी वो अखबारों में छप गई। इस तरह शंख जो था वो इंग्लैंड में बज रहा था, मगर गूंज जो थी वो हिंदुस्तान में हो रही थी। कहने का भाव है कि रानी जो थी अभी ब्रिटेन में ही होती, पर उसके आने की तैयारियां ऐसी चल रही थी जैसे रानी ने कल ही आना हो। ठीक है ना, राजधानी में तहलका मचा हुआ था। तहलका क्या होता है? शोर। देखते ही देखते दिल्ली की काया पलट होने लगी, क्योंकि रानी ने आना था और पुरानी दिल्ली थी उस समय, टूटी फूटी सड़कें थी, कहीं भी लाइट्स की व्यवस्था नहीं थी। तो इस सब को देखते हुए क्या किया गया? सड़कों को दोबारा से बनवाया गया। ठीक है ना, सारी सड़कें ठीक कराई गई, लाइट की व्यवस्था कराई गई। ठीक है ना, अब क्या हो गया? अचानक से जॉर्ज पंचम की नाक गायब। अब क्या दिया इन्होंने इसको यहाँ पर नाम? जॉर्ज पंचम की नाक मुसीबत बनी। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई, अचानक से गायब हो गई। हथियारबंद पहरेदार गश्त लगाते रहे और लाट की नाक चली गई। ठीक है ना, हथियारबंद पहरेदार जो थे वो क्या करते रहे? गश्त लगाते रहे और लाट की नाक चली गई। ठीक है, हिंदुस्तान की जिन लोगों की नाक मूर्तियों से गायब हो गई थी वे तो अजायब घरों में पहुंचा दी गई, किंतु रानी आए और जॉर्ज पंचम की नाक ना हो, यह कैसे हो सकता है? चिंता बढ़ी, मीटिंग बुलाई गई। सभी चिंतित थे कि यदि वह नाक नहीं है तो हमारी नाक ही नहीं रह पाएगी। मतलब अभी भी इनके अंदर इतना खौफ था अंग्रेजी उसको ब्रिटिश सरकार को लेकर के कि ऐसे लग रहा था कि अभी भी हम गुलामी की ही जिंदगी जी रहे हो। मीटिंग में हुए निर्णय के अनुसार एक मूर्तिकार को दिल्ली में हाजिर होने के लिए हुक्म दिया गया। फिर उस मूर्तिकार जो था वो उपस्थित हुआ वहां पर। उसने सभी उतरे हुए चेहरे देखे। उनकी बुरी हालत देखकर मूर्तिकार की आंखों में क्या आ गए थे? आंसू आ गए। इतने में ही मूर्तिकार को एक आवाज सुनाई दी, मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने हाँ भरी कि नाक लग जाएगी, पर मुझे बताना होगा इस लाट का पत्थर कहाँ से लाया गया है। लाट यानी कि मूर्ति का जो पत्थर है वह कहाँ से लाया गया। यह सुन सब हुक्कामों ने,
यह सुन सब हुक्कामों ने, मतलब शासन के जितने भी अधिकारी थी उनकी सभा हुई। ठीक है ना, ठीक है, वहां के शासन के जितने भी अधिकारी थे उन सबकी एक सभा बैठक बुलाई गई। सबके चेहरे पर उदासी छा गई। फिर क्या किया गया, एक कमेटी बनाकर उस लाट की जिम्मेवारी उस पर डाल दी। पत्थर की खोज, मूर्तिकार को बुलाया। मूर्तिकार ने आश्वासन दिया, मतलब विश्वास दिलाया उनको, परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाकर ऐसा पत्थर खोज कर लाऊंगा। कमेटी की जान में जान आई। सभापति ने बड़े गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं? हर चीज देश के गर्भ में छिपी है, जरूरत खोज करने की है। खोज करने के लिए क्या करनी पड़ेगी? मेहनत करनी पड़ेगी। इस मेहनत का फल हमें मिलेगा और आने वाला जो जमाना है वो खुशहाल होगा। ठीक है, अब क्या होगा आगे देखिए कि मूर्तिकार तरह तरह के उन पहाड़ों पर जाएगा, हर तरह के पत्थर को खोजेगा, लेकिन उस लाट की जैसा पत्थर था ना, वो उसे नहीं मिल पाएगा। देखिए, यह छोटा सा भाषण अखबार में जो था छप गया कि ऐसी कौन सी चीज है जो हिंदुस्तान में नहीं मिलती, अर्थात हर चीज जो है यहाँ देश के गर्भ में छिपी है, जरूरत खोज करने की है, खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी, इस मेहनत का फल भी हमें मिलेगा और आने वाला जो जमाना है वो कैसा होगा? खुशहाल होगा। आगे देखिए, यह छोटा सा भाषण भी कहाँ छप गया? अखबार में छप गया। मूर्तिकार पत्थर की खोज में निकल पड़ा। कुछ दिन बाद हताश लौटा, हताश यानी कि निराश लौटा, पत्थर नहीं मिला। उसने सिर लटकाकर खबर दी कि हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला पर इस किस्म का पत्थर नहीं मिला। यह पत्थर जो है वो विदेशी ही है, क्योंकि जो जॉर्ज पंचम था वो आप ही विदेशी था ना, तो उसका नाक, उसकी जो लाट की जो नाक थी वो भी विदेशी ही होगी ऑफ कोर्स। आगे देखिए, सभापति तैश में आ गई, बोले, लानत है आपकी अकल पर। विदेशों की सारी चीजें हम अपना चुके हैं, दिल दिमाग, तौर तरीके और रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता? अब ने किसी नेता की मूर्ति से नाक उतार ली जाए तो वहाँ ये सोचते हैं कि हमारे कई पुराने ऐसे दिग्गज नेता हुए हैं जो अब मर चुके हैं और उनकी मूर्तियों को जगह जगह पर स्थापित किया गया है, तो क्यों ना हम उसमें से ही किसी एक नाक को उतार कर जॉर्ज पंचम की नाक पर लगा दें। ऐसा उन्होंने निर्णय लिया। तो देखिए, सभापति ने फटकार लगाई। तब मूर्तिकार ने एक और सलाह देने के लिए इस शर्त पर कहा कि यह बात अखबार वालों तक ना पहुंचे। सभापति की आंखों में कुछ चमक आई और चपरासी से सभी दरवाजे बंद करा दिए। मूर्तिकार ने सलाह दी, देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी हैं। अगर इजाजत हो और आप लोग ठीक समझे तो मेरा मतलब है तो जिसकी नाक इस लाट पर यानी कि इस मूर्ति पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए। यह सुन कुछ खुशी लौटने लगी। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से। मूर्तिकार जो है वो देश के दौरे पर निकला। एक के बाद एक दूसरे प्रदेश, एक मूर्ति के बाद दूसरी मूर्ति की नाक टटोलने लगा, देखने लगा, नाक को नापने लगा। लेकिन जो जॉर्ज पंचम की नाक थी वो तो बच्चे की नाक से भी छोटी नाक थी। देखो, दिल्ली से वो मुंबई पहुंचा। दादा भाई नौरोजी की नाक को देखा, गोखले की नाक को देखा, तिलक की देखा, शिवाजी को देखा, जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोली। गुजरात की ओर भागा, गांधी जी, पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा और फिर बंगाल की ओर चला। वहां गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय, सबकी नाकों का नाप लिया। फिर बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश आया। आजाद, बिस्मिल, नेहरू, मालवीय की लाटों के पास गया, मूर्तियों के पास गया। घबराहट में वो कहाँ पहुंचा? मद्रास पहुंचा। जहां तहां मैसूर, केरल का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा और लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों का सामना किया। मतलब सब तरह की नाकें उसने वहां पर नापी, लेकिन किसी की भी जो नाक है वो उससे मैच नहीं हुई। और अंत में दिल्ली पहुंचकर अपनी मुश्किल बयान की, अपनी मुश्किल का वर्णन किया। पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कराया, अर्थात पूरा हिंदुस्तान घूम आया, सब मूर्तियां देखाया और सबकी नाकों का नाप भी ले आया। पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सबकी नाकें बड़ी निकली। मूर्तिकार से यह बयान सुनकर सारे जो शासन के अधिकारी थे, हुक्काम थे, हताश यानी कि निराश होकर हैरान होने लगे। मूर्तिकार ने आगे और बताया कि मैंने सुना है कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने
सन 42 में शहीद हुए बच्चों की मूर्तियां स्थापित है। ठीक है ना, बिहार में। अब वो कहाँ जाता है मूर्तिकार? बिहार में उन बच्चों की मूर्तियों को देखने जाता है। ठीक है ना, शायद बच्चों की नाक फिट बैठ जाए, यह सोचकर वहां भी पहुंचा, पर उन बच्चों की नाक भी उससे कहीं बड़ी बैठती है। बताइए अब मैं क्या करूं? फिर मूर्तिकार ने एक और सलाह दी, क्योंकि मूर्तिकार हार मानने वाला नहीं था। राजधानी में भी सभी तैयारियां चल रही, यानी कि दिल्ली में जोत पंचम की लाट को मलकर नहला रोगन का तैयार कर दी गई थी। सिर्फ नाक ना होने के कारण बड़े बड़े हुक्कामों में खलबली मच गई थी। इधर मूर्तिकार ने फिर शर्त दोहराई, कमरे के दरवाजे बंद कर दिए गए, जिसमें एक कमेटी बैठी हुई थी। मूर्तिकार ने एक नई योजना पेश की, नाक लगाना एकदम जरूरी है, इसलिए मेरी ये राय है कि 40 करोड़ में से, मतलब जितनी जनता यहाँ मौजूद है, उसमें से कोई एक जिंदा नाक काट कर जो है वो इस जोत पंचम की लाट को लगा दी जाए। अब वो क्या कह रहा है, कैसी राय दे रहा है कि जिंदा व्यक्ति की जो नाक है वो लगा दी जाए। मूर्तिकार की इस नई सलाह को सुन सन्नाटा छा गया, मतलब सब चुप हो गए। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार ने कहा, आप लोग घबराते क्यों हैं? यह काम मेरे ऊपर छोड़ दिए। नाक चुनना मेरा काम है, आपको सिर्फ इजाजत देनी है। कानाफूसी कर मूर्तिकार को इजाजत दे दी गई। अखबार में अगले दिन सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जोत पंचम की लाट की नाक लग रही है। अर्थात पूरा मसला नहीं बताया उन्होंने कि जोत पंचम की जो है लाट को क्या लग रही है, जिंदा नाक लगाई गई है। तब अखबार खाली। जिस दिन जोत पंचम के बुत पर जिंदा नाक लगाई गई, उस दिन देश में किसी उद्घाटन की खबर नहीं छपी, क्योंकि ये देश के लिए बड़े ही बेशर्मी की बात थी कि हमारा देश जो है आज भी गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, आज भी अंग्रेजी शासन के हुक्म पर अपने कार्य जो था वो कर रहा था। आज भी क्या था, ब्रिटिशर्स की उन्हें, मतलब ब्रिटिशर्स से उन्हें इतना खौफ था कि वो ब्रिटिशर्स की स्वागतों के लिए कुछ भी कर सकते थे। ठीक है ना, अब जैसे ये ब्रिटिशर थी ना, कौन, रानी एलिजाबेथ। ठीक है, तो किसी ने कोई फीता नहीं काटा, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई, अखबारों में कुछ नहीं छपा उससे, कहीं किसी का अभिनंदन नहीं हुआ, कोई मान पत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ। अखबार में किसी का चित्र नहीं छपा, सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा, वो सभी आप लोग जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा, क्योंकि ये हमारे देश के लिए शर्मिंदगी की बात हो गई थी कि एक लाट पर नाक लगाने के लिए किसी जिंदा व्यक्ति की नाक को काटकर वहां लगाया गया। आगे इसके प्रश्न उत्तर हैं, ये कुछ इसमें ये भी हैं शब्दार्थ, आप इन्हें ध्यान से पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक है, आगे हैं इसके प्रश्न उत्तर। सरकारी तंत्र में जोत पंचम की लाख लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है, वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है? अथवा दो तरह से आ सकता है ये क्वेश्चन, जोत पंचम की नाक को लेकर सरकारी तंत्र की बदहवासी किस मानसिकता की द्योतक है, किस मानसिकता को बताती है? मतलब मानसिकता क्या है कि उनका जो, मतलब किसी उसको समझने की क्या वो थी, किसी चीज को वो कैसे लेते थे, किस हद तक लेते थे, मतलब इस हद तक लिया उन्होंने उस चीज को, लाट की नाक को, कि उन्होंने जिंदा व्यक्ति की ही नाक लगा दी। तो देखिए ध्यान से, सरकारी तंत्र में जोत पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है, वह सदियों की प्रतंत्रता की छाप है कि हम आज भी क्या हैं, उनके गुलाम हुए पड़े हैं। चाटुकारिता उनके तन मन में विद्यमान है। ठीक है ना, चाटुकारिता क्या होता है, बटरिंग करना, किसी तरह से भी वो करना, ठीक है ना, उनके तन मन में विद्यमान है। और जहाँ चाटुकारिता का भाव होता है, वहाँ अपने सम्मान का कोई महत्व नहीं होता। सरकारी तंत्र उस जोत पंचम की नाक के लिए चिंतित है जिसने ना जाने कितने ही कहर ढाए। इस जोत पंचम ने भारतीयों पर कई तरह के कहर ढाए थे, उसके अत्याचारों को याद ना कर उसके सम्मान में आज झुक जाते हैं। ठीक है ना, उसके आज वो क्या कर रहा है, आज वही जो हिंदुस्तानी शासन है जिसने उसके कई दलीलों को वो किया था, अर्थात जिसने उसके कई हुक्मों को सहा था, आज वही क्या है, उसके सम्मान में जुट रहा है। अर्थात उसके अत्याचारों को याद ना करके कि उसने, जोत पंचम ने भारतीयों पर कितने अत्याचार किए, उन सबको याद ना करके उसके सम्मान में जुट रहा है। इस तरह सरकारी तंत्र
कैसी मानसिकता दिखा रहा है? अपनी अयोग्यता दिखा रहा है, अदूरदर्शिता दिखा रहा है, अपनी मूर्खता दिखा रहा है और अपनी चाटुकारिता का परिचय दे रहा है। आगे देखिए, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का कारण क्या था? उस परेशानी को आप किस तरह तर्कसंगत ठहराएंगे? रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का कारण ये था कि इसको ये समझ नहीं आ रही थी कि रानी जो थी वो हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर कौन सा सूट पहनेगी, ठीक है ना, कैसी कैसी वो ड्रेसेस पहनेगी, ठीक है ना। इस बात की दर्जी को कोई जानकारी नहीं थी, ना कोई निर्देश था। उसकी चिंता अवश्य ही विचारणीय थी। प्रशंसा की कामना हर व्यक्ति को होती है। उसका सोचना था जितना अच्छा वेश होगा, कि रानी जितनी अच्छी ड्रेस पहनेगी उतनी ही मेरी ज्यादा प्रशंसा करेगी। इस तरह उसकी चिंता जो थी वो उचित थी। और देखते ही देखते नई दिल्ली की काया पलट होने लगी। नई दिल्ली के काया पलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए? फर्स्टली जो नई दिल्ली में सड़कें थी वो कैसी थी? टूटी फूटी थी। सड़कों को नया बनाया गया, ठीक है ना, सड़कों की मरम्मत की गई थी। सरकारी भवनों की साफ सफाई तरह रंग रोगन कर उन्हें चमकाया गया होगा। स्थान स्थान पर कूड़े करकट के ढेर उठाने का प्रयास किया गया होगा। रानी की नजर कहीं झोपड़ी झुग्गी बस्तियों पर ना पड़ जाए, यह सोचकर उनको स्थानांतरित किया गया, अर्थात वहां से झुग्गी झोपड़ियों बेचारे जो वहां रहते होंगे उनको भी वहां से हटा दिया गया होगा। सड़कों को साफ सुथरा कर सजे हुए तोरण द्वारा बनाए गए होंगे। जगह जगह क्या किया गया? बैनर लगाए गए होंगे, ठीक है ना। कहीं कहीं प्रमुख स्थानों पर देश के सम्मानित नेताओं का झुंड हाथ में पुष्पहार और बुके आदि लिए खड़े होंगे। सुरक्षा से दृष्टि से स्थान स्थान पर पुलिस की व्यवस्था की गई होगी। ये सभी जो इंतजाम है रानी के आने पर किए जा रहे थे। सरकारी भवनों पर झंडे लगाए गए होंगे। ब्रिटेन और भारत की मित्रता के स्लोगन लिखे होंगे। असल में जो मित्रता हो नहीं सकती, उस मित्रता के उन्होंने क्या लिखे होंगे? स्लोगन लिखे होंगे। सिर्फ और सिर्फ किस लिए? रानी को दिखाने के लिए, रानी को खुश करने के लिए। आगे देखिए, आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों के आदि के वर्णन का दौर चल पड़ा है। इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आपके क्या विचार है? आज की पत्रकारिता में मतलब आज से न्यूज़पेपर आ रहा है, उसमें ज्यादातर जो पर्सनैलिटी वाइज जो हैं, जो पर्सन हैं, उनके पहनावे की ओर जिक्र किया जाता है या उनकी खान पान की, उनका खान पान कैसा है आदि के वर्णन का दौर चल पड़ा है। तो इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या ऐसी पत्रकारिता को ऐड करना चाहिए न्यूज़पेपर में या नहीं? तो देखो, क पार्ट का हम आंसर देंगे पहले। आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे, खान पान संबंधी आदतों को व्यर्थ ही वर्णन करने का दौर चल पड़ा है। इससे जन सामान्य की आदतों में भी परिवर्तन आ गया है। इस प्रकार की पत्रकारिता के प्रति मेरे विचार हैं कि इस तरह की बातों को इकट्ठा करना और बार बार दोहराकर महत्वपूर्ण बना देना पत्रकारिता का प्रशंसनीय कार्य नहीं है, ठीक है। पत्रकारिता के ऐसे व्यक्तियों के चरित्र को महत्व दे दिया जाता है जो अपने चरित्र पर तो कभी खरे उतरते नहीं हैं, पर चर्चा में बने रहने के कारण असहज कार्य करते हैं और पत्रों में छप जाते हैं। इस तरह की पत्रकारिता आम जनता, विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है? इस तरह की जो पत्रकारिता है, जब युवा पीढ़ी इस प्रकार की पत्रकारिता को पढ़ती है तो उस पर बुरा असर पड़ता है। किस तरह का बुरा असर पड़ेगा? क्योंकि युवा पीढ़ी भी उनसे प्रभावित होगी और अपने माता पिता से भी वह ऐसा करने की जिद करेगी। देखो, चर्चित व्यक्तियों की पुनः पुनः की व्यर्थ चर्चाएं युवा पीढ़ी पर बुरा प्रभाव डालती है। युवा पीढ़ी यानी कि यंग एज, उन चर्चित व्यक्तियों को नकल करने का प्रयास, उन्हीं की संस्कृति में जीने की बढ़ती हुई इच्छाएं युवा पीढ़ी के मन में बलवती रूप धारण कर लेती हैं, जिससे उनके ऊपर दुष्प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता है, अर्थात उनका दुष्प्रभाव पड़ ही जाता है। उनकी संगति का असर जो होता है उन पर हो ही जाता है, चाहे वो उनसे मिले नहीं है, पर उनका जो है आर्टिकल पढ़ के, उनका कोई इंटरव्यू पढ़ के वो उससे जो है प्रभावित हो जाते हैं और उसका दुष्प्रभाव उन पर पड़ जाता है। वे अपने सामाजिक व्यवहार और लक्ष्य को भूल व्यर्थ की सजावट में समय और धन खर्च करने लगते हैं। मान लो किसी पॉपुलर ऐसी कोई वो है, पर्सनैलिटी है कि जिसने अच्छी सी ड्रेस डाली हुई है, कुछ है, अच्छे से अपने आप को कवर अप किया हुआ है, तो वो क्या करती है, युवा पीढ़ी उसके बहकावे में आ जाती है, ठीक है, उन्हीं से वो सीख लेने लगती है, जबकि ये गलत है।
जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या कर बरता? मूर्तिकार जो था वो भारत में हर जगह भर गया, ठीक है ना, हर पहाड़ों पर गया। उसने उस मूर्तिकार ने उस पत्थर को ढूंढने का प्रयास किया, पर वो पत्थर जो था उसे नहीं मिला। फिर उसने क्या किया, जो अपने दिग्गज नेता अभी हुए हैं, जिनके मतलब जो अब शहीद हो गए हैं, दिवंगत हो गए हैं, उनकी लाट की नाक को भी उन्होंने नापा, पर किसी की भी नाक जो थी वो जॉर्ज पंचम की नाक से मैच नहीं हुई। फिर उसने क्या किया, सन 1942 में बिहार सेक्रेटेरिएट के में शहीद हुए बच्चों को उसने क्या किया, उसकी लाट की नाक नापी, पर उनकी भी नाक मैच नहीं हुई। अंत में क्या प्रयास किया गया, अंत में ये निर्णय लिया गया कि किसी जिंदा व्यक्ति की नाक को लगा दिया जाए, और ऐसा करना सफल रहा, और अंत में क्या लगा दिया गया, जिंदा नाक ही लगा दी गई। इस कहानी में जगह जगह कुछ ऐसी बातें आई हैं जो मौजूदा व्यवस्था पर करारी चोट करती हैं। उदाहरण के लिए, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। ये लाइन भी आई थी कि फाइलें जो हैं वो सब कुछ हजम कर चुकी हैं, अर्थात फाइलों में किसी भी चीज का कोई नामो निशान नहीं रह गया। सब हुकामों ने एक दूसरे की तरफ ताका, मतलब जो शासन के अधिकारी थे उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। पाठ में ऐसे और भी कथन आए हैं, जैसे शंख जो था वो इंग्लैंड में बज रहा था, लेकिन उसकी गूंज कहाँ आ रही थी, हिंदुस्तान में आ रही थी। दिल्ली में सब था, सिर्फ क्या नहीं थी, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक नहीं थी। गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। देश के खैर ख्वाहों की मीटिंग बुलाई गई, मतलब जो देश की सुरक्षा के तौर पर जो बैठते थे। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए, अर्थात पन्ने चीरे गए, और पर कुछ पता नहीं लगा, ठीक है। नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का द्योतक है, यह बात पूरी व्यंग्य रचना में किस तरह उभर कर आई है, लिखिए। देखो बेटा, क्या होता है कि हर व्यक्ति की नाक जो होता है उसके लिए एक सम्मान पूर्वक बात होती है, ठीक है ना। कहते हैं नाक कट गई, यानी कि क्या हो गया, सम्मान, जो व्यक्ति था वो क्या हो गया, असम्मानित हो गया, अर्थात उसका कहीं भी सम्मान नहीं हुआ। नाक सदा से ही मान सम्मान एवं प्रतिष्ठा का प्रतीक रही है। प्रतिष्ठा के प्रति किसी नाक को व्यंग्य रचना का विषय बनाया गया है। साथ ही देश की सरकारी व्यवस्था, मंत्रियों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों की गुलाम मानसिकता पर कठोर प्रहार किया गया है। देश स्वतंत्र हुए आज लंबा समय बीत जाने पर भी अधिकारी एवं कर्मचारी उसी मानसिकता में जी रहे हैं। लाट की जिस टूटी नाक की किसी को भी चिंता नहीं थी, वह आज एलिजाबेथ के आगमन के कारण क्या हो गई, बहुत ही जरूरी बन गई, और सरकारी तंत्र और अन्य कर्मचारी बदहवास हो उठे, हैरान हो उठे, और उसे पुणे लगाने के लिए हर तरह का जोर प्रयत्न करने में जुट गए। उनमें मची आपाधापी देखने लायक थी। यह गुलामी की मानसिकता ही तो है जो उन्हें आज भी जकड़े हुए है, ठीक है ना। आना किसने नहीं है, ठीक है ना, उसके आने पे इतना वो किया जा रहा है। बताओ, क्या वो आज भी आपके लिए इतनी है महत्वपूर्ण है? अरे उन लोगों ने तो हमारे ऊपर इतने अत्याचार किए हैं कि हम उनके अत्याचारों को भुला नहीं सकते, और आज हम क्या कर रहे हैं, उन्हीं अत्याचारों को बुलाकर हम उनकी स्वागत की तैयारियों में लगे हुए, उनके सम्मान समारोह की तैयारी में लगे हुए। अखबारों में जिंदा नाक लगने की खबर को किस तरह से प्रस्तुत किया गया? जब जिंदा नाक लगने की खबर मिली तो अखबारों ने उसे किस तरह प्रस्तुत किया? अखबारों ने उसे इस तरह प्रस्तुत किया कि नाक का जो मसला है वो हल हो चुका है। नाक का जो मसला है वो हल हो चुका है। जिंदा नाक को भी शब्द और अर्थ का घाल मिलकर पत्थरवत बना दिया। अखबार वालों ने खबर छापी कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लग गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती है। इस तरह जिंदा नाक लगने की खबर को कैसे किया गया? शब्दों में ताल मिलकर वाक पटुता से छिपा लिया गया, अर्थात पूरी तरह से ये नहीं बताया गया कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लग चुकी। बताया कैसे गया कि जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लग चुकी है, जो बिल्कुल भी पत्थर की नहीं लगती बल्कि असली नाक की लगती। जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि बच्चे की नाक भी फिट न होने की बात से लेखक किस ओर संकेत करना चाहता है? अब ये देखो कि उस ब्रिटिशर्स की नाक पर किसी भी नाक फिट नहीं बैठी थी, ना ही किसी अपने नेताओं की
अपने दिवंगत नेताओं की, ना ही किसी 1942 में वहाँ बिहार सेक्रेटेरिएट में शहीद हुए बच्चों की, किसी की भी नाक उस पर फिट नहीं बैठ रही थी। जिससे क्या हो गया, सभी जो शासन के अधिकारी थे वो चिंतित हो गए थे। उसकी नाक तो अपने देश के लिए शहीद हुए बच्चों की नाकों से भी छोटी थी, अर्थात ये उसके लिए शर्म की बात है। इस तरह जॉर्ज पंचम की स्थिति गोखले, तिलक, शिवाजी, गांधी, पटेल, बोस की तुलना में क्या थी, नगण्य थी। नगण्य अर्थात शून्य थी, अर्थात वो हमारे दिग्गज नेताओं के आगे, हमारे दिवंगत नेताओं के आगे वो कुछ भी नहीं था, जीरो था, वो शून्य था, नगण्य था। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? लेखक कहना चाहता है कि नई दिल्ली में सब था, सिर्फ क्या नहीं थी, जॉर्ज पंचम की नाक नहीं थी। यह कहकर लेखक स्पष्ट करना चाहता है कि भारत आज स्वतंत्र बेशक हो चुका है, लेकिन वो जी आज भी अंग्रेजों की गुलामी करके ही रहा है। ठीक है ना? भले ही आज देश पूरी तरह संपन्न था, ठीक है ना, अर्थात आज किसी के पास भी किसी चीज की कमी नहीं थी, कहीं भी विपन्नता नहीं थी, कहीं भी गरीबी नहीं थी। अभाव था तो केवल आत्मसम्मान का, स्वाभिमान का। संपन्न होने पर भी देश क्या कर रहा था, परतंत्रता की मानसिकता से जूझ रहा था, अर्थात अंग्रेजों की गुलामी करके स्वयं को परतंत्र घोषित कर रहा था। अंग्रेज का नाम आते ही हीनता का भाव उत्पन्न हो जाता था कि ये हमारे शासक रहे। गुलामी का कलंक हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा था। इसलिए लेखक कहता है कि दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी, अर्थात आत्मसम्मान। एक व्यक्ति के लिए का स्वयं के लिए जो सम्मान होता है वो ही नहीं था। एक व्यक्ति क्या करने के लिए जुटा हुआ था, दूसरों का सम्मान करने के लिए जुटा हुआ था, अर्थात दूसरे कौन, अंग्रेजों का। जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाले दिन अखबार चुप क्यों थे? जॉर्ज पंचम की लाट पर जिंदा नाक लगने से खबर से अखबार वाले लज्जित थे। अखबार वालों को शर्म आ रही थी एक खबर छापते हुए। जिस जॉर्ज पंचम की तुलना छोटे बच्चे से भी ना की जा सके और जिसके अत्याचार को इतिहास भी शायद भुला नहीं रहा था, उस जॉर्ज पंचम की लाट पर अपने सम्मान की नाक कटवाकर जिंदा नाक फिट की गई। अब यह कैसी बात है? यह तो चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात है। ठीक है ना? यह दिन भारतीयों के आत्मसम्मान पर चोट करने वाला कि एक भारतीय व्यक्ति की जिंदा नाक काटकर एक विदेशी नेता की लाट की नाक पर लगाई। सो शेमफुल। इसीलिए उस खबर के दिन जो अखबार थे वो खाली। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारे ये कृतिका के दोनों पाठों की दोहराई होती है। आप इनके प्रश्न उत्तर को अच्छे से, इसके सार को अच्छे से पढ़िएगा। धन्यवाद।